हेलो स्टूडेंट्स। हम हमारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज में आज हम देखने वाले हैं द रोमांटिक पीरियड 1798 से लेके 1832 तक यह पीरियड चला था। चलिए देखते हैं रोमांटिक। The romantic era, often referred to as a movement, like a lot of intellectual movement throughout history, romanticism was a particular reaction to the ideas of era before it, the Enlightenment period. This period was about facts and rational thinking. अब यह जो रोमांटिक एरा है इसे एक मूवमेंट की तरह संदर्भित किया जाता है। क्यों? क्योंकि रोमांटिक एरा के बिफोर जो एरा था एनलाइटमेंट पीरियड, वह पीरियड कैसा था? वह फैक्ट्स और रैशनल थिंकिंग के बारे में था, यानी लॉजिक, रीजन, फैक्ट्स, इसके बारे में बात करता था। और इस पीरियड के आधार पे, रिएक्शन के आधार पे यह रोमांटिसिज्म मूवमेंट इमर्ज हुई थी। Enlightenment era have heavy emphasis on rationalism, science and empiricism. Enlightenment era came to an end because of two major events, Industrial Revolution and French Revolution of 1789. Enlightenment era जो है उसमें सबसे ज़्यादा रैशनलिज्म, साइंस और एम्पिरिसिज्म पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, अनुभव, उसके बाद रीजनिंग और विज्ञान पे ज़्यादा जोर उसमें दिया जाता था। और इस एनलाइटमेंट एरा का एंड कब हुआ? जब दो मेजर इवेंट्स हुए। कौन से? तो एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और दूसरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रीडम एंड इक्वलिटी वर्किंग क्लासेस ऑफ फ्रांस revolt against French monarchy, and that revolutionary spirit sparks an interest in rebellion throughout Europe and played a big role in setting the tone of romantic era. अब यह जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो क्यों हुआ था? क्योंकि इक्वलिटी और फ्रीडम के लिए वहाँ के वर्किंग क्लास ने फ्रेंच मोनार्की के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, और उसका जो स्पिरिट स्पार्क्स था वो पूरी तरह पूरे यूरोप में फैल चुका था। और यह जो था स्पार्क, यह जो रिवोल्ट हुआ था, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था रोमांटिक एरा के टोन को सेट करने के लिए। Romantic period or the age of supposed to begin in 1798 because it was in this year that the lyrical ballad of Wordsworth were published. The publication of this lyrical ballad marks the beginning of रोमांटिक पीरियड जो है वो 1798 से माना जाता है, क्योंकि इसी साल वर्ड्सवर्थ की जो लिरिकल बैलेड थी वो पब्लिश हुई थी, और ये पब्लिकेशन ही रोमांटिक एरा का बिगिनिंग माना जाता है। The romantic period in English literature is clearly divisible into two generations of poets. The first generation of poets are known as the older poets, and they include William Wordsworth, S.T. Coleridge, Walter Scott and Robert Southey. अब यह जो रोमांटिक पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर का, यह दो जनरेशन के बीच में, दो जनरेशन के पोएट्स के बीच में डिविजिबल किया गया है, जिसमें से फर्स्ट जनरेशन जो है वो ओल्डर पोएट्स के है, जिसमें हम देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, एस.टी. कोलरिज, वॉल्टर स्कॉट और रॉबर्ट साउदी, इनका समावेश है। और जो सेकंड जनरेशन है उन्हें यंगर पोएट्स कहा जाता है, जिन्हें रिवोल्यूशनरी पोएट्स भी कहा जाता है, और उनमें है लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली एंड जॉन कीट्स, इनका समावेश होता है। रोमांटिक मूवमेंट यह ऐसी मूवमेंट थी जो सेंसिबिलिटी की तरफ शिफ्ट हुई थी एनलाइटमेंट एरा से लेके, क्योंकि वो रीजनिंग वाला एरा था और पूरी तरह यूरोप में फैल चुकी थी 1772 से 1848 तक। अगर इंटेलेक्चुअली देखे तो ये वॉयलेंट रिएक्शन था एनलाइटमेंट पे, पॉलिटिकली देखे तो यह रिवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था, जो फ्रांस में और अमेरिका में जो रिवोल्यूशंस हुए थे, या फिर दुनिया भर में पोलैंड, स्पेन, ग्रीस, एल्सवेयर में जो इंडिपेंडेंस वॉर चल रहे थे, उससे इंस्पायर्ड यह एरा था। इमोशनली यह वैयक्तिक अनुभव या फिर स्व, इसको वैल्यू देने वाला, एक्सट्रीम असर्शन
इसको ज़्यादा अपने मत निश्चित विधान को महत्व देने वाला, एक्सप्रेस करने वाला यह एरा था। और सोशली इट चैंपियन प्रोग्रेसिव कॉजेज, और सोशली अगर देखा जाए तो प्रोग्रेसिव कॉजेज को यह सपोर्ट करने वाला था। इमेजिनेशन, इमोशन, फ्रीडम आर द सर्टनली द फोकल पॉइंट ऑफ रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म स्ट्रेस ऑन सेल्फ एक्सप्रेशन एंड इंडिविजुअल यूनिकनेस. अब इमोशन, फ्रीडम और इमेजिनेशन यह फोकल पॉइंट है रोमांटिसिज्म के। और रोमांटिसिज्म किस पे स्ट्रेस करता था? सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करना, और इंडिविजुअल यूनिकनेस। The romantic movement is popularly known by two terms, the romantic revival and the romantic revolt. अब यह जो रोमांटिक मूवमेंट है यह दो टर्म्स में फेमस है, जिसमें से इसे कहा जाता है रोमांटिक रिवाइवल भी कहा जाता है, रोमांटिक रिवोल्ट भी कहा जाता है। अब यह जो रोमांटिक रिवाइवल है यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज इट सीक्स टू रिवाइव द पोएटिक आइडियल्स ऑफ एलिजाबेथन एज। जो एलिजाबेथन एज के पोएटिक आइडियल्स थे उसका इन्होंने रिवाइव किया था, अपने पोएट्री में उसको यूज किया था। लव, ब्यूटी, इमोशन, इमेजिनेशन, रोमांस, ब्यूटी ऑफ द नेचर वेयर द आइडियल्स ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री। और उन्हीं आइडियल्स को लेके यह जो रोमांटिक पोएट्री है इसको रिवाइव किया गया था। और रोमांटिक पोएट जो वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, बायरन, वॉल्टर स्कॉट और कॉलरिज थे, इन्होंने एलिजाबेथन आइडियल्स को अपने पोएट्री में दिखाया था। देयरफॉर द रोमांटिक मूवमेंट इज कॉल्ड रोमांटिक रिवाइवल। द रोमांटिक मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रोमांटिक रिवोल्ट। अब रिवोल्ट भी क्यों कहा जाता है रोमांटिक रिवोल्ट? बिकॉज it revolt against ideals, principles and practices of neoclassical or Augustan school of the poetry that preceded the romantic period. अब यह जो रोमांटिक पीरियड के बिफोर जो एनलाइटमेंट एरा था, जिन्हें हम न्यू क्लासिकल और ऑगस्टन एज भी या ऑगस्टन स्कूल के नाम से भी जानते हैं, उसमें जो आइडियल्स थे, प्रिंसिपल्स थे, प्रैक्टिसेस थे, उसके अगेंस्ट जो रिवोल्ट था, इसीलिए इस मोमेंट को रोमांटिक रिवोल्ट भी कहा जाता है। न्यू क्लासिकल एज में रीजन, इंटरेस्ट इन अर्बन सोसाइटी, पब्लिक पोएट्री, इन पर्सनल पोएट्री, कंसर्न विद द साइंटिफिक एंड जैसे हम कहेंगे कि जो न्यू क्लासिकल एज में रीजन पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, अर्बन सोसाइटी में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता था, पब्लिक पोएट्री होती थी, इम्पर्सनल पोएट्री होती थी, और साइंस और मंडेन पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। मगर रोमांटिक पीरियड में, रोमांटिक एज में सेंसेस, फीलिंग्स, इमेजिनेशन, इंटरेस्ट इन रूरल एंड नेचुरल एटमॉस्फेयर, इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस एंड इनफिनिट। अब यह जो रोमांटिक एज था यह क्या था कि यह किस पे ज़्यादा इनका फेथ था? सेंसेस, फीलिंग्स, इमेजिनेशन, रूरल और नेचुरल एटमॉस्फेयर में इन्हें इंटरेस्ट था, और मिस्टीरियस और इनफिनिट में जो इंटरेस्ट दिखाते थे उस तरह की पोएट्री होती थी। Thus it was the revolt against all restriction and classical school. Therefore it was termed as a romantic revolt. यह जो रिवोल्ट था यह किसके अगेंस्ट था? जो क्लासिकल स्कूल के रिस्ट्रिक्शंस थे उसके अगेंस्ट था, इसलिए इसे रोमांटिक रिवोल्ट भी कहा जाता है। However, the excitement did not last long. मगर यह जो रोमांटिक एरा की एक्साइटमेंट थी यह ज्यादा दिन नहीं चली। क्यों? द एक्सेसेस रेन ऑफ टेरर, सेंसेशनल राइज ऑफ नेपोलियन, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री डिस्पोटिज्म and the long strain of Napoleonic wars accomplished by colossal destruction and human suffering soon disillusioned the advocates of revolution. अब जो रिवोल्यूशन के एडवोकेट्स थे, जो अच्छी चीजें थी, वह डिसइल्यूजन हो गए। क्यों? क्योंकि जल्दी ही जो रेन ऑफ टेरर था, सेंसेशनल राइज ऑफ नेपोलियन का,
जो नेपोलियन का टेरर वाला रेन था वह एस्टेब्लिश हो चुका था। अतिरेक था, हर चीज का अतिरेक था, मिलिट्री डिस्पोटिज्म था और हर जगह युद्ध चलते थे और ह्यूमन सफरिंग हुआ करती थी। तो इसकी वजह से यह जो सपना था या एक्साइटमेंट था रोमांटिक एरा का, यह ज्यादा दिन नहीं चला। Both these phases of revolution are seen in the poetry and prose writing of the romantic period. यह जो phases थे नेपोलियन के बिफोर वाले और नेपोलियन के बाद वाले जो phases थे रिवॉल्यूशन के, तो वह हमें रोमांटिक पीरियड के पोएट्री और प्रोज में लिखे मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म, तो कॉमन मैन ओवर अर्बन सोफिस्टिकेशन। जो अर्बन सोफिस्टिकेशन होता है वो हम कहेंगे शहरी सुधारात्मकता, उसके ओवर कॉमन मैन। रोमांटिक्स बिलीव्ड इन द नेचुरल गुडनेस ऑफ ह्यूमंस विच इज हिंडर्ड बाय द अर्बन लाइफ ऑफ सिविलाइजेशन। जो अर्बन लाइफ सिविलाइजेशन हुई थी उसमें यह जो ह्यूमन गुडनेस चली गई थी उसमें यह रोमांटिक्स बिलीव करते थे। इमोशंस और रीजंस, इमोशंस और रीजंस, रोमांटिक्स बिलीव दैट नॉलेज गेन थ्रू इंट्यूशन रादर देन डिडक्शन। यह जो रोमांटिक्स थे यह किस में बिलीव करते थे? जो इंट्यूशन से आया हुआ नॉलेज था, अंतर्ज्ञान से आया हुआ नॉलेज था, न कि तर्क और अनुमान से लगाया हुआ नॉलेज। यानी इमोशंस को ज्यादा महत्व देते थे रीजन से ज्यादा। नेचर ओवर आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल से ज्यादा वह नेचर को महत्व देते थे। रोमांटिक स्ट्रेस ऑफ नेचर इन आर्ट एंड लैंग्वेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ सबलिमिटी थ्रू अ कनेक्शन विद द नेचर। जो कनेक्शन नेचर से कनेक्शन वह एस्टेब्लिश करते थे, वह एक्सपीरियंस करते थे, उसमें नेचर की भव्यता वह अनुभव करते थे अपने आर्ट और लैंग्वेज में और एक्सपीरियंस में वह अनुभव करते थे। रोमांटिक्स रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और रोमांटिक्स थिंकर्स ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो आर्टिफिशियल को नहीं मानते थे, वो नेचुरल को मानते थे। और इंडिविजुअल ओवर सोसाइटी, और वह सोसाइटी से ज्यादा इंडिविजुअल को महत्व देते थे। इमेजिनेशन ओवर लॉजिक, और लॉजिक तर्क अनुमान से ज्यादा वह इमेजिनेशन कल्पना रम्यता को ज्यादा महत्व देते थे। रोमांटिसिज्म इंक्लूड्स subjectivity and an emphasis on individualism, spontaneity, freedom for rules, devotion in superiors to beauty, solitary life, imagination in superior to reason, love and worship of nature, fascination with the past, especially the myths and mysticism of the middle age. The romanticism में क्या include है? तो रूल से फ्रीडम, स्पॉन्टिनिटी, इंडिविजुअलिज्म और डिवोशन इज सुपीरियर टू ब्यूटी, ब्यूटी से डिवोशन ज्यादा सुपीरियर मानते थे वह। सॉलिटरी लाइफ को मानते थे, इमेजिनेशन को सुपीरियर मानते थे रीजन से, और वो नेचर की वर्कशिप करते थे, उससे लव करते थे। फैसिनेशन और फैसिनेट थे पास से, जो पास में जो मीथ्स और मिस्टिसिज्म थे मिडिल एज के, उसके बारे में वह स्पेशली फैसिनेट थे। आइडिया ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड इक्वलिटी कैरेक्टराइज्ड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिकम अ हॉलमार्क ऑफ स्पिरिट ऑफ रोमांटिसिज्म। जो रोमांटिसिज्म का स्पिरिट था उसका हॉलमार्क क्या बना? आइडिया ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड इक्वलिटी। यह जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो वैशिष्ट्य है वह हॉलमार्क बन गए स्पिरिट ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिक पोएट्स एक्सप्लोर 3 मेन टॉपिक्स इन देयर पोएट्री। अब यह जो रोमांटिक पोएट्स है इन्होंने अपने पोएट्री में मेन 3 टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया है। फर्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। जो ह्यूमन और नेचर इनके बीच में जो रिलेशनशिप है यह हमें उनकी पोएट्री में दिखती है। कनेक्शन टू नेचर केम टू बी नोन एज द सबलाइम।
The romantic poet felt they bore the responsibility of reinvigorating the spiritual connection to nature by portraying the sublime in their poetry. अब यह क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी पोएट्री में जब वह नेचर की भव्यता को पोर्ट्रेट करते हैं तब वह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं, एनर्जी देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं किस चीज को, तो वह यह जो नेचर की भव्यता है उसको ज्यादा महत्व देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पोएट्री से पूरी करते हैं. एंड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर. The Gothic and Surreal. The Gothic can be thought of as portrait of terrifying or horrifying phenomena readers find thrilling. अब Gothic में कैसा लिखा हुआ होता है, टेरिफाइंग और हॉरिफाइंग फेनोमेना उसमें पोर्ट्रेट किया जाता है जिससे रीडर्स को थ्रिलिंग आती है वह पढ़ते टाइम. और सरिलिज्म गोल्स इज टू सबवर्ट और चैलेंज नॉर्मल लाइफ बाय टैपिंग इनटू पीपल अनकॉन्शियस इमेजिनेशन. और सरील में क्या होता है कि मिक्स ऑफ फैक्ट्स एंड फैंटेसी जिससे अनकॉन्शियस इमेजिनेशंस पीपल के माइंड में आते हैं. फॉर द रोमांटिक्स यूजिंग गॉथिक इमेजिनरी वाज जस्ट अनदर वे टू एक्सप्लोर द वास्ट पॉसिबिलिटी फॉर ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग्स and to emphasize the way that nature has the power to do things that are beyond human control. अब यह गॉथिक और सरील इमेजिनेशंस क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वह फिर से एक ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स को बताना चाहते हैं कि नेचर जो है वह बियॉन्ड है ह्यूमन कंट्रोल से, यानी नेचर यह ह्यूमन कंट्रोल से ऊपर है, नेचर यह सर्वोपरि भव्य दिव्य है. और थर्ड वह अपनी पोएट्री में यूज करते थे ऑड्स, लिरिक्स एंड सोनेट्स. यह बहुत पॉपुलर फॉर्म्स थे रोमांटिक्स पोएट के. रोमांटिक एरा पोएट्स एंड ऑथर्स. हम कुछ रोमांटिक एरा के पोएट्स और ऑथर्स के बारे में जानेंगे. फर्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ. 7 अप्रैल 1770 to 23 अप्रैल 1850. The most important romantic poet थे. Also helped to establish the movement with his joint publication of lyrical ballad with Coleridge. Coleridge के साथ मिलके इन्होंने जो lyrical ballad पब्लिश किए थे उससे इन्होंने यह रोमांटिक मूवमेंट को एस्टेब्लिश किया था. He was English poet laureate from 1843 until his death 1850, which means he had very important place amongst the poet of the era. उस एरा के पोएट में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस था उनका. हम किस तरह जान सकते हैं, क्योंकि वह 1843 से लेके 1850 तक इंग्लैंड के राज कवि थे, पोएट लॉरिएट थे, इंग्लिश पोएट लॉरिएट थे. सैमुअल टेलर कॉलरिज पोएट थे, क्रिटिक थे, फिलोसोफर थे और यह भी रोमांटिक मूवमेंट के फाउंडर ही थे. किसके साथ मिलके इन्होंने लिरिकल बैलेड पब्लिश की थी? विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ. डीपली प्रोफाउंड पोएटिक आइडियाज कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग कॉमन एवरीडे लैंग्वेज. और यह कॉमन एवरीडे लैंग्वेज को यूज करके अपने डीप फिलोसॉफिकल आइडियाज एक्सप्रेस करते थे पोएट्री के जरिए. Had a tremendous influence on the poetry of the romantic era. जो रोमांटिक एरा की पोएट्री है उसमें इनका ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस देखा जाता है. थर्ड है ब्लैक. पोएट थे, प्रिंट मेकर थे और उन्हें जब वो जीवित थे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उन्हें रिकॉग्नाइजेशन उनकी पोएट्री को नहीं मिली थी. His poetry is creative, highly expressive, मिस्टिकल एंड फिलोसॉफिकल. अब उनकी जो पोएट्री थी वो गूढ़वादी थी और फिलोसॉफिकल दार्शनिक थी और वह इक्विलिटी ऑफ सेक्सेस, डिफरेंट रेसेस, जो अलग अलग वंश थे, जाति थी, जमाती थी और इक्विलिटी ऑफ सेक्सेस मतलब स्त्री पुरुष, इनमें वह समानता मानते थे.
Because of that, his poetry was some of the most influential of the period and frequently appear in literature today. और इसी की वजह से उनकी यह जो समानता वाली सोच थी, इसकी वजह से उस एरा में भी और इस एरा में भी आज भी टुडे उनकी पोएट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका वर्क है मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, द लैम्ब, द टाइगर। लॉर्ड बायरन, दिस रोमांटिक पोएट लिव्ड फास्ट एंड डाइड यंग। जब वह 36 ईयर के थे, उन्हें फीवर हुआ था और वो उस टाइम ग्रीस में इंडिपेंडेंस वॉर में युद्ध लड़ रहे थे और उसी टाइम उनकी डेथ हो गई थी। लॉर्ड बायरन इज स्टिल नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंट रोमांटिक पोएट। और उनका जो वर्क है वो है डार्कनेस, एक उदाहरण के। पर्सी बैश शेली 1798 to 1822। यह पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे और अर्लीस्ट नॉवेलिस्ट भी थे। इन्होंने नॉवेल भी लिखे थे। शेली अचीव फेम एंड रिकॉग्नाइजेशन फॉर हिज पोएट्री। अब यह जो शेली थे, इनको फेम और रिकॉग्नाइजेशन उनकी पोएट्री को कब मिला? पोस्टहमसली, मतलब उनके मरणोपरांत यह उनको फेम और रिकॉग्नाइजेशन मिली थी। When people begin pricing the genius of his long philosophical and lyrical poetry, उनकी जो लॉन्ग और फिलोसॉफिकल और लिरिकल पोएट्री थी, जब पीपल प्राइसिंग करने लगे थे, तब उनको फेम और रिकॉग्नाइजेशन मिली थी। Also ran around with some famous friends, और उनके जो फेमस फ्रेंड थे लॉर्ड बायरन और जॉन कीट्स, यह उनके इनर सर्कल में थे। और उनका जो मैरिज था वो मैरी शेली से हुआ था, जो फ्रैंकेस्टाइन की ऑथर थी। शेलीज के फिलोसॉफिकल आइडियाज जो थे रेजिस्टेंस के बारे में, वह उस टाइम के जो पॉलिटिकल थिंकर्स या सिविल राइट एक्टिविस्ट थे उस समय के, उन पे बहुत इन्फ्लुएंस करते थे। उनके कुछ वर्क है प्रोमेथेउस अनबाउंड, जिसे वाइडली कंसिडर्ड हिज मास्टरपीस कहा जाता है। ओzymandias, यह उनका दूसरा। फिर है जॉन कीट्स, died far too young at age of 25 from an unfortunate by the tuberculosis। ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से, टीबी की वजह से यह 25 के एज में चले गए थे। He slowly began receiving prize for his work after he died। जब वो उनकी डेड हो गई, उसके बाद उनके वर्क के लिए उन्हें पहचाना जाता था, महत्व दिया जाता था। और उस टाइम के कुछ नॉवेलिस्ट है जैन ऑस्टेन और मैरी शेली। इस तरह हमने आज हमारे रोमांटिक पीरियड पे देखा कि किस तरह ये रोमांटिक पीरियड आया, किस तरह एस्टेब्लिश हुआ, इनकी थिंकिंग क्या है और कौन से ऑथर और कवि उस टाइम। If you like my video, please subscribe my channel. Please like, share and comments on video। अगर आपको यह मेरा वीडियो बहुत पसंद आया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।